हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय पढ़ाना। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 3 और हमारी उम्मीद सीरीज का ये चैप्टर नंबर 6 है। काफ़ी अच्छा ये चैप्टर मैं मानता हूँ और काफ़ी मार्क्स में ये चैप्टर आता, कम से कम 3-4 मार्क्स में ये चैप्टर आता ही आता। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा, जो हम लेक्चर नंबर आपको 2 बनाएंगे। वो हम उसमें पढ़ेंगे कि भाई किरचॉफ लॉ क्या होता है। इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम करंट के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं क्लियर करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलना उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम किसी करंट को जानते हैं कि आखिर में करंट क्या है। हम 9th क्लास से पढ़ते आते हैं कि भाई हम करंट को आई से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट एम्पियर होती है। लेकिन आखिर में रियल में करंट क्या होता। सपोज करें कि मेरे पास कोई कंडक्टर है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि मेरे पास कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेंडमली मूव करते रहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन इधर, कोई इलेक्ट्रॉन इधर, कोई इलेक्ट्रॉन इधर, कोई इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब रेंडमली जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अगर मैं इसी कंडक्टर को किसी बैटरी या आप कह सकते हो डीसी सोर्स से अगर मैं जोड़ देता हूँ, डीसी सोर्स पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो जाती है। इस लेंथ को हम बोलते हैं एल। और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरफा मूव करने शुरू हो जाते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो टर्मिनल पॉजिटिव है, नेगेटिव, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को मूव करना शुरू हो जाते हैं जब हम उसे डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि हमने क्या करा, मेरे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव करते रहते हैं। जब मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट या डीसी सोर्स से कनेक्ट करा, जैसे एसी और डीसी में आपको क्लियर समझ में आ गया होगा चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट में, कि भैया जी डायरेक्ट करंट वो होता है जिसकी जो एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन है वो कांस्टेंट रहती है। क्लियर है। तो जब हमने इसे कंडक्टर को डीसी सोर्स से कनेक्ट करा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफा मूव करने शुरू हो गए, इसमें कोई दिक्कत। अब जब इलेक्ट्रॉन का मतलब मैं क्या समझ सकता हूं, किसी चार्ज को, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज का किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर से पास होना 1 सेकेंड में ही करंट है। आप ऐसे एज्यूम करें कि ये कंडक्टर है, इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाला चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पास थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज नोन एज करंट। करंट मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ कि करंट की डेफिनेशन क्या होती है कि फ्लो ऑफ चार्ज का फ्लो होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज है। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप ऐसे लिखेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज करंट। हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे करंट बोलते हैं। तो इज नोन एज करंट, हम उसे करंट के नाम से जानते हैं। कि भैया हम सिंपल ये बोलते हैं कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कोई चार्ज, इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज ही तो बोलते हैं, तो चार्ज की धारा, फ्लो ऑफ चार्ज का फ्लो होना किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर से, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज का फ्लो होना 1 सेकंड में ही करंट है। फ्लो ऑफ चार्जेस, भाई इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज करंट। कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर से चार्ज का फ्लो हो जाना 1 सेकंड में ही करंट है। अब सभी जानते हैं कि करंट को हम, इट इज डिनोटेड बाय आई, हम इसे आई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है इजिकल टू Q/T, कि चार्ज अपॉन टाइम का ये रेशो होता। अगर आप ऐसे एज्यूम करेंगे, अगर हमारे पास टाइम 1 सेकंड है,
तो I बराबर होता, क्योंकि ये सभी जानते हैं, कोई दिक्कत इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि Q इज इक्वल टू होता NE। बहुत ज़्यादा इसे कैपिटल स्मॉल NE लिख देते हैं कि ये होता कैपिटल NE, कि Q इज इक्वल टू कैपिटल NE। तो हमारा करंट का फॉर्मूला क्या हो गया कि I इज इक्वल टू NE अपॉन T। कोई समस्या नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भाई हमने लिख दिया कि जैसे करंट की यूनिट एम्पियर होती है, इट्स यूनिट इज एम्पियर, कि जैसे अगर मैं करंट की यूनिट की बात करता हूं तो करंट की यूनिट एम्पियर मानी जाती है। अगर करंट की यूनिट एम्पियर है तो करंट का एक और फॉर्मूला होता dq अपॉन dt। करंट का एक और फॉर्मूला है dq अपॉन dt। dq अपॉन dt से एक नई डेफिनेशन करंट की बनती है कि करंट क्या होता है, रेशो ऑफ चार्ज, या आप ऐसा बोल सकते हो कि करंट इज डिफाइन एज द, d को हम बोलते हैं रेट, तो रेट ऑफ चार्जेस अपॉन रेट ऑफ टाइम। कि भाई करंट क्या है कि d को हम बोलते हैं क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस अपॉन रेट ऑफ टाइम इज नोन एज करंट। वैसे आप इसे ज़्यादा याद रखें। तो बिल्कुल कंक्लूजन जो है वो दूर हो चुका कि करंट क्या है, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का फ्लो हो जाना 1 सेकंड में, हम उसे सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, हम उसे सिंपल सी भाषा में करंट बोलते हैं। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1 सेकंड थी, तो 1 सेकंड में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाला फ्लो ऑफ चार्ज करंट कहलाया जाता। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायग्राम आप यहाँ ये वाला डायग्राम बना के भी आ सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मैं एक बार लिख देता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर दी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि जो वे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द सोर्स ऑफ, अंडर द, या इन्फ्लुएंस भी हम बोल सकते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वीडी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला पूछते हैं तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अब समझने का प्रयास करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। मेरे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जब हमने डीसी सोर्स को कनेक्ट करा, पॉजिटिव नेगेटिव, डीसी सोर्स के कनेक्ट होने से इसके कंडक्टर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो गई, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफा भागना शुरू हो गई। अब इन इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लाने का जो काम करती है, हम उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ध्यान से समझेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जो फ्री इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को लाने का काम कर रही है। जब मैंने इस कंडक्टर से किसी बैटरी को कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफा भागना शुरू हो गई। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन को जो ले जाने का काम करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आते हैं ये वाले क्वेश्चन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक
कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, सीबीएसई के 2018 और 2023 के सैंपल पेपर जो लॉन्च करे हैं उनमें क्वेश्चन आया था 2023 के में, और 18 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसे मानता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन जो टाइम है उनके बीच में मैं रिलेशन बताना। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि ये रिलेशन निकलता कैसे है, मतलब निकलता क्या है कि वी डी इज इक्वल टू माइनस में ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टू, ये वाला हमें रिलेशन जो है वो प्रूफ करना। पहले तो आप ये याद कर लें कि भाई हमें जो है वो इस रिलेशन को प्रूफ करना। सबसे पहले केस वन, केस फर्स्ट में क्या होता कि मेरे पास कोई कंडक्टर है, मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन इधर, कोई इलेक्ट्रॉन इधर, कोई इलेक्ट्रॉन इधर, कोई इलेक्ट्रॉन इधर, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे और ऐसे। अब जो इलेक्ट्रॉन ये मूव जिस वेलोसिटी से कर रहे हैं उन्हें मैं मान लूँ u1, u2, u3, u4, u5, मैंने मान ली कि भाई इनकी जो वेलोसिटी है वो लेट सपोज ये है, और इन वेलोसिटी को देखते हुए हमने लिख भी दिया कि लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स u1, u2, u3 आर दी इनिशियल वेलोसिटी, और डैश 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 un आर दी इनिशियल वेलोसिटी, कि जब हमने किसी कंडक्टर को देखा और हमने उसे बिना बैटरी के कनेक्ट करे देखा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेंडमली u1, u2, u3 डैश 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 un वो इनिशियल वेलोसिटी से दौड़ रहे थे। तो हमने अगर उनकी वेलोसिटी का सम करा u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश 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 un अपॉन n, तो इनका सम सबका इनिशियल वेलोसिटी का 0 आया। मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया। क्लियर है इतनी बात? मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 मान ली, क्योंकि कोई भी जब कुछ वैल्यू ही नहीं है। उसके बाद मैंने केस नंबर सेकंड लिया, केस सेकंड में हमने इसी कंडक्टर को दूसरा कंडक्टर बनाया और हमने इसी कंडक्टर में एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक तरफा मूव करने शुरू हो गए v1, v2, v3 और vn वेलोसिटी से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक तरफा मूव करने शुरू हो गई। तो आप ऐसा लिख देंगे कि लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रॉन मूव v1, v2, v3 आर द फाइनल वेलोसिटी व्हेन कनेक्टेड टू द बैटरी। कोई समस्या? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो, कि लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स द फाइनल मूव्स द v1, v2 और vn वेलोसिटी व्हेन कनेक्टेड बैटरी। जब हमने उन्हें क्या कर दिया, जब हमने उन्हें बैटरी से कनेक्ट कर दिया, व्हेन कनेक्टेड टू द बैटरी, जब मैंने उन्हें बैटरी से कनेक्ट कर दिया, व्हेन कनेक्टेड टू द बैटरी, जब मैंने उन्हें बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो अगर मैं उनकी वेलोसिटी का सम लेता हूँ तो वो निकलता कि वी डी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 vn अपॉन n। कोई समस्या? अब इस इक्वेशन को देखते हुए हमने क्लास 11th में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, और इक्वेशन ऑफ मोशन ये बोलती है कि अगर v1 इज इक्वल टू u1 प्लस 81, कि v1 को मैं ये लिख सकता हूँ और v2 को मैं u1 प्लस 82 लिख सकता हूँ, और un को मैं un प्लस vn को मैं un प्लस 80n लिख सकता हूँ। तो हमने इसे वैल्यूज इसमें पुट कर दी, तो vd की वैल्यू क्या आई, vd इज इक्वल टू v1 प्लस क्या आई, v1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, v1 को हम लिख सकते हैं कि un प्लस 81, v2 को u1 प्लस 81 प्लस u2 प्लस 82 और डैश 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 un प्लस 80n। हमने यहाँ से यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दिया अपॉन n। इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूं, मुझे vd
ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करता हूं तो वीडी आ जाता है u1 इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश 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 जे un प्लस और अपॉन n, और सेकंड इक्वेशन को जो हमने प्लस करा तो इसमें क्या आया कि u1 प्लस at1 प्लस u2 प्लस at2 और डैश 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 un प्लस atn अपॉन n। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। अब ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन थी, भाई अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ यहाँ तक की, तो ये तो जीरो ही थी, तो वीडी क्या आ गई, वीडी इज इक्वल टू जीरो आ गई। इसमें मैं क्या करता हूँ, इनमें सब में क्या क्या चीज़ कॉमन है, एसिलेशन कॉमन है, तो मैंने एसिलेशन कॉमन ले लिया और इनटू क्या लिख दिया, सबट्टू। तो वीडी की वैल्यू क्या आ गई, मैं अगर यहाँ से लिखने लगूँ कि भाई वीडी की वैल्यू, तो वीडी की वैल्यू मेरे सामने आ गई 0 प्लस ए इंटू 2। लेकिन हमें लानी क्या है, ये वाला रिलेशन। तो हमने पढ़ा था अगर मुझे एसिलेशन की वैल्यू निकालनी है, मुझे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन लॉ के अनुसार हमने पढ़ा था क्लास 11th में कि भैया जी फोर्स क्या होती है, F इजिकल टू एम में, इक्वेशन 1। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स होती है वो होती है F इजिकल टू स्मॉल ई कैपिटल ई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं एम ए इजिकल टू स्मॉल ई कैपिटल ई, तो एसिलेशन की वैल्यू आ गई ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। तो यहाँ से मैं वी डी इजिकल टू क्या लिख दूँ मैं इसकी जगह पर ई कैपिटल ई अपॉन एम, इधर गया तो माइनस के और प्लस में टू नहीं आएगा, ये आएगा क्योंकि जीरो के तो कोई वही नहीं है, ए इंटू टू यानी कि 2। तो ये वाला जो रिलेशन है वो हैंस प्रूफ हो गया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है, जो कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम है, वो वी डी इजिकल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू 2 होता। नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि आखिर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है। तो इसे लिखना शुरू करेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन present in unit volume of a conductor, present in unit volume of a conductor is known as free electron density. Present in a unit volume of a conductor, it is known as free electron density. It is denoted by n, और स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। स्मॉल n इजिकल टू कैपिटल N अपॉन A इंटू एल, और A इंटू एल का मतलब होता है वॉल्यूम। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी भी किसी एरिया पर डिपेंड नहीं करती, या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डज नॉट डिपेंड द एरिया ऑफ अ मटेरियल। जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल। इस पर लिख लेंगे कि ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के नेचर पर ये डिपेंड करती है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कभी भी डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड, ये कभी भी डिपेंड नहीं करती साइज ऑफ आ कंडक्टर। ये कभी भी कंडक्टर के साइज पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है इतनी बात। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो होती है कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हम उसे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n से डिनोट करते हैं। स्मॉल n इजिकल टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं। कंडक्टर की लेंथ L होती है। करंट डेंसिटी को आप डायरेक्ट अपनी कॉपी में डेफिनेशन लिख लें कि करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं। J इजिकल टू I अपॉन A, ये होती है हमारी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होती क्या है कि इट इज डिफाइन एज आ, करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि द करंट पर यूनिट
द करंट पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी। या हम ऐसा बोलते हैं कि करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन तो सिंपल है बिल्कुल कि करंट डेंसिटी इट इज अ डिफाइन एज अ करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय J। हम इसे J से डिनोट करते हैं। एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आखिर में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या, तो मैं पहले रिलेशन ही लिख देता हूं कि I इज इक्वल टू NAE/VD। NAG जो है वो कैपिटल है। क्लियर है इतनी बात। अब मुझे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो है एक रिलेशन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मुझे करंट दे रखा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है, यानी कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन प्रूफ करना है। तो करंट का फॉर्मूला लगाया I इज इक्वल टू Q/T। हम Q को क्या बोल सकते हैं, Q इज इक्वल टू हम स्मॉल n ही बोलते हैं या कैपिटल N ही बोलते हैं। अभी तो हमने बताया था कि हमेशा यहाँ का जो n रहता है वो कैपिटल रहता है। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता कि Q इज इक्वल टू कैपिटल N ही होता हो। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था। अब अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हमने अभी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो टॉपिक ही चल रहा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में हमने क्या पढ़ा कि जी स्मॉल n जो है बराबर होता है कैपिटल N/A/L के, यही तो पढ़ा। तो कैपिटल N का फॉर्मूला क्या हो गया, स्मॉल NaL। तो इसे पुट कर दो यहाँ पर कहाँ पर प्रूफ करेंगे, क्यू वाले में। तो हमने लिख दिया कि क्यू क्या हो गया, स्मॉल NaL और E। हमने क्यू की जगह पर इसे क्या कर दिया, मैंने इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया। कि हमने सिंपल क्या करा कि कैपिटल N की हमने वैल्यू यहाँ से निकाल दी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी N की जगह पर। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और ये रिलेशन हमारा जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को देखते हुए हमें I इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है, N स्मॉल n कैपिटल A/L E अपॉन T। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NaE। और हमें पता है कि हमने ये प्रूफ करा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कि लेंथ, तो लेंथ अपॉन टाइम यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। तो ये रिलेशन हो गया हेंस प्रूफ, इसे नोट जरूर कर लें। स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ और प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो वोल्टेज द रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कांस्टेंट, इज एंड करंट इज कांस्टेंट। क्या होता है वो, कांस्टेंट होता है। ये बोलता है कि V/I का जो रेशो है एक सफिशिएंट टेम्परेचर पर वो कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर कांस्टेंट की जगह पर क्या होता है, R का स्थान होता है, जिस वजह से हम ओम्स लॉ को V=IR बोलते हैं। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होती है कि हमेशा जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सॉरी, वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और V/I का जो रेशो है वो कांस्टेंट के बराबर होता। तो ओम्स लॉ ये बोलता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर वोल्टेज और करंट का जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता। नेक्स्ट टॉपिक, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। देखिए, हमें ओम्स लॉ को प्रूफ करना है, यानी कि V/I कांस्टेंट मुझे प्रूफ करना। तो ओम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए आपको कुछ चीजें लेट करनी पड़ जाती हैं कि लेट अस कंसीडर, आपको ये चीजें माननी पड़ जाती हैं कि लेट अस कंसीडर दी वोल्टेज, कि भाई मैं वोल्टेज को V से डिनोट करता हूँ, वोल्टेज V, वोल्टेज को मैं V से एंड करंट को I से, द करंट I, कि भाई मैं करंट को I से डिनोट करता हूँ। अब सबसे पहले जब भी आप ओम्स लॉ को प्रूफ करते हैं तो आपको दो फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। पहला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स जी ने बताया था कि F = ma, कि जो फोर्स है वो बराबर होती है मास इनटू एक्सीलरेशन, इक्वेशन 1। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 1 में अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फोर्स ये पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फोर्स ये बोलती है कि
इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर मैं बात करता हूं कि F इजिकल टू स्मॉल ई और कैपिटल ई, वैसे तो F इजिकल टू क्यों ही होता, लेकिन चार्ज की जगह पर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहे हैं, तो F इजिकल टू स्मॉल ई कैपिटल ई। अब सबसे पहले एसिलेशन का फॉर्मूला याद रखें। एसिलेशन का फॉर्मूला होता है कि हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर कर अपॉन में क्या कर देते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, तो A इक्वल टू हमारा आ जाता VD अपॉन 2। तो एसिलेशन का हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ गई कुछ, A इक्वल टू VD अपॉन 2 हमारे पास एसिलेशन की वैल्यू आ गई। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि V इक्वल टू ED कैपेसिटर वाले उसमें, तो V इक्वल टू डिस्टेंस हमारी L है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया V अपॉन L, कि भाई E की एक वैल्यू आ गई कैपिटल E की V अपॉन L। अगर मैं इन्हें पुट कर दूं, इनकी राइट हैंड साइड मतलब इनकी अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होंगी, तो क्या हो जाएगा M इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल E। M की जगह पर मैं क्या लिख दूं, एसिलेशन की जगह पर VD अपॉन टो, और इज इक्वल टू स्मॉल ई और कैपिटल E की जगह पर मैं क्या रख दूं V अपॉन L। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझेंगे, इस बात को कि हमने क्या काम करा कि VD, अब जैसे ये कुछ वैल्यूज हैं, मैं इनकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, जैसे सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं I की जगह पर क्या लिख सकता हूं, NAE VD। I की जगह पर हमने रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम पढ़ा कि VD इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन 2 into m पढ़ा, कि भाई VD की हमने वैल्यू निकाल दी। अगर यहां से मैं VD की वैल्यू निकालना चाहता हूं, यहां से रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो VD की वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगी कि VD इज इक्वल टू I अपॉन NAE। तो VD की जगह पर मैं क्या लिख दूं यहाँ पर कि M इज इक्वल टू VD की जगह पर क्या लिख दूं I अपॉन NAE। हमने VD की जगह पर I अपॉन NAE लिख दिया, अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में हो गया 2। कोई समस्या यहां तक नहीं। अब होगा क्या, हमें एक और वैल्यू पता है जो क्या है, VD इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन 2 into m। अब मुझे टो की भी वैल्यू पता है। अब सिंपल होगा क्या कि E, अब V अपॉन L जब आप एज इट इज लिखेंगे तो इन वैल्यूज को आप जब कंक्लुआइज कर लेंगे, मतलब इन दोनों को इन्हें जब आप सोल्व कर लेंगे तो एक नया फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा कि V, जैसे ये वोल्टेज है यहाँ पर करंट V अपॉन I आ जाएगा, और V अपॉन I हमारे पास क्या आ जाएगा कि V अपॉन I बराबर होगा ML के, M यहाँ से आ जाएगा, L यहाँ से आ जाएगा, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपॉन टो NAE स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को लेकर स्क्वायर बना देगा, और बड़ा फेमस फॉर्मूला जी। अब ये जो सारी चीजें हैं, अगर मैं मास की बात करूं, लेंथ की बात करूं, टो की बात करूं, नंबर ऑफ टर्न की बात करूं, एरिया की बात करूं, ये सारी चीजें एक समय पर कांस्टेंट रहती हैं। अगर आप 4 फीट की मेज लाए, उसकी लेंथ 4 फीट है, तो उसकी लेंथ कभी बढ़ नहीं सकती, क्लियर है, इतनी ही रहेगी। तो ये सारी चीजें के कांस्टेंट होने से V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही हमारा ओम्स लॉ। अब जो कांस्टेंट की जगह पर आया वो किसकी वैल्यू होनी चाहिए थी, R की, तो R का एक नया फॉर्मूला हो गया कि R इज इक्वल टू ML अपॉन टो NAE स्क्वायर। हमसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है कि भाई रेजिस्टेंस निकालिए, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ML अपॉन टो NAE स्क्वायर हो गया, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है ρ L अपॉन A, वेयर ρ इज द रेजिस्टिविटी। इस फॉर्मूले से लेंथ और एरिया का हटाने के बाद जो वैल्यू बची वो क्या है, वो हमारी है रेजिस्टिविटी। तो रो का एक बड़ा फेमस फॉर्मूला M अपॉन टो NE स्क्वायर आ गया। क्लियर है इतनी बात, तो इन दोनों चीजों को नोट जरूर कर लें। एक आध टॉपिक और इधर वास्ते खत्म कर दी क्या, हाँ 3 बज गए 9। एक नया टॉपिक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी हमने एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा कि R इज इक्वल टू ML अपॉन टो NAE स्क्वायर। ये वाला तो फॉर्मूला पढ़ा या N स्मॉल था, टो NAE स्क्वायर। हमने फॉर्मूला पढ़ा कि ML अपॉन टो NAE स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा। अगर मैं इसमें से लेंथ और एरिया को हटा दूं, क्योंकि रेजिस्टिविटी होती है R इज इक्वल टू ρ L अपॉन, तो रो का फॉर्मूला आ जाएगा R इज इक्वल टू M अपॉन
टो एन ई स्क्वायर, ये हमारा रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी होती कब है? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होती है कब? जब कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है। इफ अ कंडक्टर इज लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज नोन एज रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला है। कंडक्टिविटी क्या होती है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम्स मीटर होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ, हम इसे किससे डिनोट करते हैं? हम इसे सिग्मा से, ऐसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, मतलब ऐसे ही होता होगा सिग्मा, सिग्मा कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारी रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है। रेजिस्टिविटी और सिग्मा दोनों साथ से ही लग रहे हैं, तो रो होता है कुछ ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टेंस, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, जिसकी यूनिट ओम इनवर्स होती है। इसकी यूनिट ओम मीटर इनवर्स होती है, क्योंकि हमेशा रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है और रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है। फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड रेजिस्टेंस, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस हमारे डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, कि भाई नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के बदलते क्या हो जाता? जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है। डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है। ये एरिया पर भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ अ कंडक्टर। ये एरिया पर, एरिया के साथ साथ जैसे नेचर पर, लेंथ पर, एरिया पर, ये टेम्परेचर के साथ भी डिपेंड करता। ये टेम्परेचर अगर आपने किसी वायर का बदला तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है? ये भी टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर पर डिपेंड करती है, ये नेचर ऑफ अ मटेरियल पर डिपेंड करती है, ये जो है नेचर ऑफ अ मटेरियल पर भी डिपेंड करती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें कंक्लूजन ये है कि हमेशा रेजिस्टिविटी, नोट लिख लें से अपनी कॉपी में बहुत बड़ा, कि रेजिस्टिविटी कभी भी, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड लेंथ और एरिया, लेंथ एंड एरिया, लेंथ और एरिया ऑफ अ कंडक्टर पर ये डिपेंड नहीं करती। डज नॉट डिपेंड लेंथ एंड एरिया ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ और एरिया पर रेजिस्टिविटी कभी भी डिपेंड नहीं करती। अगर आप रेजिस्टेंस बदल रहे हैं, मतलब आप अगर लेंथ बदल रहे हैं, एरिया बदल रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी एज इट इज रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वायर है, उसकी रेजिस्टिविटी L है और हमने उसका क्या चेंज कर दिया? हमने उसकी लेंथ बदल दी, तो रेजिस्टिविटी सेम रहती है। नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक मोबिलिटी ऑफ चार्जेस। देखिए मोबिलिटी ऑफ चार्जेस होता क्या है? मोबिलिटी ऑफ चार्जेस को हम यूई से डिनोट करते हैं। मोबिलिटी ऑफ चार्जेस बोलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम इसे मोबिलिटी ऑफ चार्जेस के नाम से जानते हैं। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड और न्यूटन पर कूलाम हो जाती है। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मोबिलिटी ऑफ चार्जेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ चार्जेस, इट इज डिनोटेड बाय यूई। नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर। ये बोलता है कि रेजिस्टेंस में चेंज हो जाना, 1 ओम रेजिस्टर के रेजिस्टेंस में चेंज हो जाना जब हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हम उसे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर अल्फा से हम उसे डिनोट करते हैं। अल्फा का फॉर्मूला डेल्टा आर अपॉन रो डेल्टा टी होता। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है? हमने जब आपको बताया था, जब हम किसी कंडक्टर में से बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो जब हम किसी कंडक्टर में बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। अब वो बैटरी में एनर्जी कहाँ से आई? वही एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अप्लाई टू द वोल्टेज टू मूव द फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इसकी यूनिट बड़ी फेमस है, इसकी यूनिट होती है जूल। क्लियर? इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर यानी कि P, ये बराबर होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी और टाइम का रेशो। इलेक्ट्रिक एनर्जी और अपॉन टाइम का जो रेशो होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम का जो रेशो है हम उसे पावर बोलते हैं। यानी कि पावर का फॉर्मूला QV अपॉन T और पावर का फॉर्मूला V² अपॉन RB होता है। क्लियर है? इतनी बात इसे नोट कर लें।
नेक्स्ट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले जब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में डिस्कस करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब होता है कि जब किसी कंडक्टर से कोई करंट पास होता है तो हमें उसकी हीट का आभास होता है, जिसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से जानते हैं कि भाई करंट की हीट का आभास हमें कब होगा, जब किसी कंडक्टर में से करंट दौड़ता है तो हमें उसकी हीट का आभास होता है। हम ये लिखते हैं व्हेन द कंडक्टर या व्हेन द करंट, जब कोई करंट इज मूव टू अ कंडक्टर, वो मूव करता है, इज मूव टू द कंडक्टर, जब कोई करंट मूव करता है किसी कंडक्टर में तो देन हीट प्रेजेंट, देन हीट प्रोड्यूस, वो क्या करता है, वो हीट को प्रोड्यूस करता है, देन हीट प्रोड्यूस, और जिसे ही हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से जानते हैं, जिसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से जानते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि भैया जब करंट, जो हमारा जो करंट है वो कब हीट को प्रोड्यूस करेगा, जब किसी कंडक्टर में से करंट दौड़ता है तो वो हीट को प्रोड्यूस करता है, जिस इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से जानते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H = I²RT होता, बड़ा फेमस है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है, इसलिए हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपको यहाँ पढ़ाया कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, और वो हीट डिपेंड करती है करंट के स्क्वायर पर और रेजिस्टेंस और टाइम पर, जितनी देर वो करंट उस कंडक्टर में पास हो रहा। सिंपल। इसे प्रूफ हम जितने भी हम हीट के फॉर्मूले प्रूफ करते हैं, देन अकॉर्डिंग टू वर्क डन, हम सभी वर्क डन के फॉर्मूले से प्रूफ करते हैं, वर्क डन। अब हमने वर्क डन का फॉर्मूला V = W/Q पढ़ा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, V × Q। V का फॉर्मूला होता IR और Q का होता IT, तो W = क्या आ गया, I²RT। जितना वर्क डन होता है वो बराबर होता है जितनी हीट प्रोड्यूस करी, द वर्क डन इज इक्वल टू, जो वर्क डन है वो इक्वल होगा हीट प्रोड्यूस के इक्वल टू हीट प्रोड्यूस। तो यानी कि अगर मैं बात करूं वर्क डन W तो बराबर होगा I²RT। यही हमारा क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सिंपल सी बात है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा W/Q का, Q को हम लिख सकते हैं IT, क्लियर है। तो इसमें यही सारी बातें हैं। V = होता है IR, ये ओम्स लॉ है, क्लियर है, नोट कर लें। एक टॉपिक है एलॉय, नोट करने से पहले एक टॉपिक है एलॉय। एलॉय क्या होता है कि एलॉय इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये मिलकर बनता है मेटल, M का मतलब है मेटल, नन मेटल, MM का मतलब है नन मेटल। ये मेटल नन मेटल से मिलकर बनता है। जैसे इसमें एग्जांपल एक ब्रास का मैं ले लेता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये लो रेजिस्टेंस होता है, इसमें हाई रेजिस्टिविटी होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बैटरी, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ रजिस्टर इज नोन एज इंटरनल रजिस्टर, इट इज डिनोटेड बाय, हम इसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय R। सिंपल सी बात है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, बैटरी के खुद के रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ रजिस्टर, या द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बैटरी, या रजिस्टर हम ऐसा बोल सकते हैं कि बैटरी के खुद के रेजिस्टेंस को द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो दी रजिस्टर इज नोन एज, द रजिस्टर इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस I.R। नोट कर लें इसे। टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, इसका मतलब है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता। तो सबसे पहला इसमें हमारा जो केस आता वो आता है रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। अगर मैं मेटल की रेजिस्टिविटी देखता हूँ, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, अगर मैं मेटल के रेजिस्टिविटी के केस की बात करता हूँ तो हम ये बोलते हैं कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक वायर इज इंक्रीज, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक वायर, जब मैं टेम्परेचर मेटेलिक वायर का इंक्रीज करता हूँ
तो हमेशा इंक्रीज करता हूँ तो द रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज इंक्रीज। तो जो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा इंक्रीज होती है, द रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीज। जो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा इंक्रीज होती है। तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बन जाता। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है कि ये मेरे पास टेम्परेचर है जो हमें केल्विन में लेना, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी। तो ग्राफ ऐसे बन जाता कि हमेशा टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है इन केस ऑफ मेटल। क्लियर है इतनी बात। सेकंड अगर मैं लेता हूं तो सेकंड आ जाता रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय के केस में भी आपको यही लिखना है, ये लिखेंगे कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, जब आप इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, व्हेन द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो द रेजिस्टिविटी जो है, द रेजिस्टिविटी इज इंक्रीज करेगी, रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, बट लेस इन कंपैरिजन ऑफ मेटल, लेस इन कंपैरिजन ऑफ मेटल, मेटल के कंपैरिजन में कम बढ़ेगी। इसमें कहने का मतलब मेरा सिंपल सी भाषा में ये है कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर मैं रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय की बात कर रहा हूँ तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो क्योंकि हम इफेक्ट किसका देख रहे हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी पर बढ़ेगी, लेकिन मेटल के केस में कम बढ़ेगी। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, ये मेरे पास टेम्परेचर मैं केल्विन में ले रहा हूँ, ये रो ले ली मैंने रेजिस्टिविटी, तो ग्राफ कुछ यहाँ से बनेगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ तो रही है लेकिन मेटल के केस से कम बढ़ रही है। एक बड़ा फेमस है, अगर मैं रेजिस्टिविटी तीसरा केस देख लूँ, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर मैं सेमीकंडक्टर के केस में देखता हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के ग्राफ से आते हैं, तो आपको ये लिखना है कि व्हेन द, मैं यही लिखता हूँ इसे कि व्हेन द, ये इसका कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो द रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी होती है ऑफ एलॉय की, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय की, जो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है, डिक्रीज, वो क्या करती है, वो डिक्रीज करती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। तो ग्राफ कुछ कैसा बन जाता है, ये रो है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो रही है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं इस ग्राफ को मानता हूँ। वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। जो हमारे करंट वाला जो टॉपिक है वो सारा हो चुका, हमने पढ़ा ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ का प्रूफ क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होता है, मेटल, एलॉय, सेमीकंडक्टर के केस में हमने इस पार्टिकुलर वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करा। नेक्स्ट जो हमारी जो वीडियो आएगी वो किरचॉफ लॉ पर आएगी। 2-4 टॉपिक छोटे मोटे मिस भी हो जाते हैं, जैसे अब मैं आपको वो तो लिखाता नहीं, जैसे हमारे पास लेट सपोज आप कर सकते हैं कि जैसे टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर, शायद वो तो मैंने लिखवा दिया। तो 2-4 ऐसे टॉपिक हैं जो क्लास हमने 9th में पढ़े हैं तो हमें वो 12th में नहीं पढ़ने, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में एक आध टॉपिक है तो मैंने सारे कवर करने की यहाँ पर कोशिश करी है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।